हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो ये आज का हमारा पार्ट 4 जो है, इसका मैंने शॉर्ट में जो नोट्स, देखो ये इलेबरेटेड नोट्स है और ये इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी। और जो वो इसका जो शॉर्ट नोट है ना, मतलब एकदम मैंने समराइज़ करके डाला है फॉर अ क्विक रिवीजन। आप एक काम करेंगे, इसको डिटेल्ड वीडियो को समझेंगे और क्विक रिवीजन वाले उससे जाके आप अपना पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अपना वो क्विक रिवीजन वाली नोट्स बना लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इतना काफ़ी है। अब अर्ली यूरोपियन ट्रेड जो है ना, ब्रिटेन। अब देखो हमने क्या देखा, पहले मुगल्स का डिक्लाइन देखा, मराठा का राइज देखा, मराठा का डिक्लाइन देखा, फिर पोर्चुगीज़, डच एंड जो है क्या कहते हैं, फ्रांस, और उसके बाद ब्रिटिशर्स कैसे आए हमारे इंडिया में। ठीक, अब ये सारी चीज़ें हमने देखी। पोर्चुगीज़ कैसे ट्रेड किया उन लोगों ने, कैसे यूरोपियन कंट्री से लोग आ रहे थे, किस तरह से जो है एरा इकोनॉमिकली चेंज हो रहा था। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि अर्ली यूरोपियन ट्रेड में ब्रिटेन्स के बारे में। 16th सेंचुरी में ना आपने देख लिया कि पोर्चुगीज़ और डच जो है डोमिनेट करते थे स्पाइस ट्रेड को। मसाले यार, मसाले ही थे सारे कांड के जिम्मेदार। ज़िंदगी में भी मसाला चाहिए लोगों को और यूरोप में भी इंडिया से और एशिया से मसाला चाहिए था लोगों को। चलो, ब्रिटेन इकोनॉमिकली वीक था, मतलब पोर्चुगीज़ और इन लोग से वीक था। तो इसको लगा ना कि यार ये लोग जा रहे हैं सी रूट से जो है एशियन कॉन्टिनेंट में, और जो ईस्ट पार्ट है नीचे का, मतलब वो म्यांमार वाली जगह, वहाँ पर भी जाके लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। तो फिर इन्होंने भी सोचा कि एक काम करते हैं, जिस तरह से इन लोगों ने सी रूट निकाला। अब क्या हो रहा था ना कि अफ्रीका के पास से जो इंडिया का रूट था, और फिर उसके ईस्ट इंडिया के ईस्टर्न पार्ट पे जितनी भी कंट्रीज़ है उस पर जो इनका राज था पोर्चुगीज़ का। अब यहाँ से आना तो ब्रिटेन के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो पैसे से वैसे ही वीक था, पावर से भी वीक था। तो उसने क्या सोचा ना कि मैं एक काम करता हूँ, देखो एशियन कॉन्टिनेंट है और फिर यहाँ पे मान के चलिए आप ब्रिटेन, ठीक है, इंग्लैंड, फिर यहाँ से वो लोग निकलते हैं। फिर यहाँ से उन लोग ना पहले नॉर्थ साइड में जाते हैं बेचारे, और फिर फेल हो जाते हैं। फिर है ना, उसके बाद सर फ्रांसिस आते हैं, वो इस साइड से जो है यहाँ से पूरा, वो बोलते हैं कि ऐसा है, अब मैं कसम खा ले रहा हूँ, मैं पूरा ग्लोब घूमूंगा और एक दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। ठीक है, तो 1553 में जो है मर्चेंट निकलते हैं इंग्लैंड से, और फिर वो बेचारे फेल हो जाते हैं। उनको इसके लिए पार्डन मी, देख रहे हो मेहंदी लगी हुई है ओके, तो ये लोग फेल हो जाते हैं नॉर्थ रूट सर्च करने में। अब सर फ्रांसिस ड्रेक जो है ना 1560 में अपना निकलते हैं उधर से, बोलते हैं कि अब मैं पूरा ग्लोब घूमूंगा, मैं पूरी जगह देखूंगा कौन कहाँ से जो है उनको सोचो कितने साल लग गए, 1560 से 1580 तक उन्होंने ऐसे ढूंढा, खोज की, पूरा ग्लोब घूमे, और उसके बाद वो जाके यहाँ ईस्टर्न पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एंट्री होगी ब्रिटिशर्स की इंडिया में। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे सब अपनी अपनी कंपनी बना रहे थे, वैसे ब्रिटिशर्स भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करते हैं। और 1600 में ना रॉयल चार्टर टू गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। अभी क्या होता है ना यहाँ पे ईस्ट इंडीज़, देखो इसको जो यहाँ कैरेबियन सी के पास जो एरिया थे उसको वेस्ट इंडीज़ बोल दिया, वो क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से। और फिर जो इंडिया के ईस्ट वाला पार्ट है ना, इंडिया के नीचे ईस्ट वाला पार्ट, इंडिया के जो स्तर पे जहाँ पे जितने भी देश हैं, उसको ईस्ट इंडीज़ बोल दिया इन लोगों ने। कमाल है, इंडिया को तो इन लोगों ने एकदम मेन वो बना लिया था, पॉइंट बना लिया था। इतना ज़्यादा मतलब स्पाइस वगैरह का ट्रेड से इन लोग पैसे वाले हो गए थे, स्पाइस और सिल्क के। ठीक है, फिर ट्रेड करने के लिए उन लोग इस साइड आए। फिर प्रिविलेजेस, देखिए उन्होंने क्या प्रिविलेज मांगा, मतलब इन लोग है ना जो मर्चेंट है ना उधर के इंग्लैंड के, उन्होंने बनाया था ये ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी आर्मी अपनी अलग थी। वो लोग है ना वहाँ के राजा को और वहाँ का जो पार्लियामेंट है ना, देखेंगे अभी आगे हम, उन पे हावी हो गए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ठीक है, उनकी बात ही नहीं माननी थी उनको। 6 बार वो उन्होंने वेज किया, जो कस्टम फ्री वेजेस, 15 साल की मोनोपोली मांगी। ठीक है,
और पावर मांगा कि हम लॉ बना सकते हैं, हम जो है आर्मी को रेस कर सकते हैं, और आप जो है हमारी मदद करेंगे पैसे से, हमें वॉर में जो भी हमें लड़ाइयाँ लड़नी है उसमें आप हमें पैसे से मदद करेंगे। किसको बोलते हैं ये लोग? इंग्लैंड के रानी और राजा को, और जो है वहाँ के पार्लियामेंट को। ठीक, लेकिन शुरुआती टाइम में ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन इन लोगों के पास ना दिमाग था, इन डच और इन पोर्चुगीज़ से ज़्यादा दिमाग था। ये लोग क्या करते ना, धीरे धीरे सेटअप करते हैं। तो इनिशियली इनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था डच से जीतने के लिए। ठीक है, इंडोनेशिया में स्पाइस ट्रेड के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, फिर बाद में इनको मिल जाता है। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर उन लोगों ने ना अपना जब वहाँ से हारते हैं तो फिर उनका ज़्यादा फोकस आ जाता है इंडिया पे। अब वो टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े की इंडस्ट्रीज़। ठीक है, कपड़े का प्रोडक्शन, उस पर ज़्यादा इनका ध्यान आ जाता है। आपने अगर देखा होगा तो इसमें क्या कहते हैं, जब इंडिपेंडेंस वाला एरा पढ़ते हैं हम इंडिया का, तो उसमें है ना कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उस पर बहुत बड़ा मतलब इनका जो है बहुत फैलाव था ब्रिटिशर्स का। इसी के वजह से हमारे जो इंडियन हैंडलूम से बनाने वाले जो कपड़े वगैरह रहते थे ना, हैंड क्राफ्ट वाले लोग, उनका जो है पूरा व्यवसाय ख़त्म हो गया था। ग्रेड 8 में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको हम आगे देखेंगे। अर्ली ट्रेड इन इंडिया 1609 में सर विलियम हॉकिंग्स, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। सर विलियम हॉकिंग्स आता है मुग़ल के कोर्ट में, और ना वो पोर्चुगीज़ का इतना उस समय मतलब वो बना हुआ था ना दबदबा, कि इसको बेचारे को कोई मतलब ही नहीं रखता इसका आना। इन लोगों ने लगभग, आप सोचिए, आपको लग रहा होगा कि ऐसे 1-2 दिन की बात नहीं थी, 80-90 साल इन लोगों ने मुग़ल के दरबार में जा के जी हुजूरी कर करके सलाम कर करके बहुत कोशिश की थी इन्होंने कि ये इंडिया के साथ फ्रीली ट्रेड कर पाएँ। समझ में आ रहा है? अपनी भी मोनोपोली जो है जमा पाए। उसके बाद वो फ़र्रुखसियार पागल ने दे दिया था ना, आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो फ़र्रुखसियार है उसने फरमान दे दिया था, बड़ा खुश हो गया था वो। 1611 में ये सबसे पहली फैक्ट्री, ये देखो कहाँ बनती है, देखो फैक्ट्री, इनकी जो फैक्ट्री है सबसे पहले कहाँ बनी थी? मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के पास, जो आज मछलीपट्टनम है वही मसूलीपट्टनम। 1612 में बैटल ऑफ स्वाले हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफीट कर दिया था किसको? पोर्चुगीज़ को, और सूरत पे अपना कब्जा कर लिया। 1613 में फिर सूरत में जो है ना जहांगीर के परमिशन से इन लोगों ने फैक्ट्री सेटअप कर ली। फिर 1615 से 1619 तक सर थॉमस रॉय जो है ना उन्होंने राइट्स ले लिए, मतलब मुग़ल से राइट्स पा लिए थे आगरा, अहमदाबाद और बरोच पे फैक्ट्री बनाने का। ठीक, देखो धीरे धीरे कैसे कैसे, ये पहले मसूलीपट्टनम, फिर स्वाली, फिर सूरत, उसके बाद देखिए आगरा, अहमदाबाद, बरोच, मतलब धीरे धीरे फैलते चले गए ये, और बड़ा धैर्य से इन्होंने काम लिया था। 1632 में मुग़ल जो है विक्ट्री पा जाते हैं पोर्चुगीज़ से, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि और क्या कैप्चर कर लेते हैं? हुगली कहाँ पे था? बंगाल में। ठीक है, और इसको ना, इसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स है ना, वो नेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब बाहरी लोगों से लड़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। उनका बस ये था कि कैसे भी बहुत अच्छा फ्लरिशिंग ट्रेड वो कर सके इंडिया से, इनिशियल स्टेट पे पहले। ठीक है, फिर बाद में इन लोग है ना, इन लोग दिमाग लगाते हैं कि चलो कॉलोनी बनाते हैं यहाँ पे। बाद में जैसे ही मुग़ल का डिक्लाइन होता है ना, देखते हैं ना कि पावर कम हो रही, इनके बीच में यूनिटी नहीं रह गई है। अरे ये लोग जाके कई बार तो ऐसे माथा टेकते थे उनके सामने, जितने भी मुग़ल एम्परर थे, नाक ऐसे रगड़ के माथा टेकते थे। 1633 to 1639 इनका जो है फैक्ट्री बना कहाँ पे? बालासोर, हुगली, मद्रास। ठीक है, और वो क्या कहलाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, अब ये जो इतनी भी फैक्ट्रीज़ है ना, अब ये फैक्ट्रीज़ को फोर्ट्स में बदलेंगे, धीरे धीरे किलाबंदी करना चालू करेंगे, और चर्चेस भी है ना वहाँ पे स्थापित करेंगे। देखो फैक्ट्री तो छोटी सी एरिया थी, लेकिन किसी का किलाबंदी करना एक बड़ी बात होती थी उस टाइम पे।
तो ये चीज़ है ना बाद में पसंद नहीं आती है वहाँ के लोकल ऑफिशियल्स को, जो इंडियन लोकल लोग होते हैं ना उनको पसंद नहीं आती ये बातें। एक्सपेंशन एंड फोर्टिफिकेशन देखते हैं अब ये कैसे बढ़े और इन्होंने कैसे जो है किलों का निर्माण किया। फैक्ट्रीज इन बंगाल, हुगली, कासिम बाज़ार, पटना, राजमहल। देखो कासिम बाज़ार, पटना, राजमहल और बंगाल के हुगली एरिया में इन्होंने क्या किया था, फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है, फैक्ट्री सेटअप किया। डिस्पाइट फरमान्स, देखो इनकी नज़र ना बंगाल पे बड़ी तगड़ी पड़ी थी, क्योंकि अब हमने जब बंगाल वाली हिस्ट्री पढ़ी पीछे तो हमने देखा कि यार बंगाल बहुत बड़ी एरिया थी और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और वेल्दीएस्ट थी, तो इनकी नज़र है ना बंगाल को लूटने में लगी थी, तभी तो ये लड़े थे ना बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। डिस्पाइट फरमान्स लोकल ऑफिशियल डिमांडेड बाय, अब कितना भी फरमान मिल जाता था इनको, फिर भी जो लोकल ऑफिशियल्स हैं ना वो इनको जो है बंगाल का फरमान मिलने के बाद भी ब्राइब करते थे कि हमको तुम पैसे दो नहीं तो ऐसे कर देंगे, तुम्हें ट्रेड नहीं करने देंगे एंड ऑल। फिर ब्रिटिश ने धीरे धीरे ना बिल्ड करना चालू किया फोर्ट। अब देखो यहीं से शुरुआत होती है, किले बनाने चालू कर दिए और अपनी ट्रूप्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको ट्रूप्स मतलब आर्मीज़ को बढ़ाने लगे। अब इनकी एक और सोच थी, ये बोलते थे कि वहाँ से इंग्लैंड से इतने लोगों को लाएंगे, इससे अच्छा यहीं के जो लोग हैं उन्हीं को क्यों ना हम काम देना चालू करें, स्लेव बना ले। देखो स्लेवरी वाला दिमाग इनका यहीं से शुरू होता है। सबसे पहला स्लेवरी वाला दिमाग किसने लगाया था, बंगाल में लगाया था पोर्चुगीज़ ने, अब ब्रिटिशर्स भी लगाएंगे। 1662 में बॉम्बे दे दिया गया ब्रिटिश को डाउरी में, मतलब एक ब्रिटिश का वो था प्रिंस था जिससे शादी हुई थी प्रिंसेस कैथरीन की, पोर्चुगीज़ की प्रिंसेस थी, उसकी शादी हुई थी, उसको बॉम्बे दे दिया गया था। लेकिन उस ब्रिटिशर को ना बहुत इंटरेस्ट नहीं था, वो कहता है आज बॉम्बे इतना फ्लरिशिंग दिखता है ना, लेकिन उस टाइम पे पूरा खाली पड़ा हुआ था, बस कुछ ही गांव बसे हुए थे, 2-4 घर वाले गांव, ठीक है। लेकिन फिर वो क्या करता है 1668 में ना ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, बोलता है तुम ही रखो, मेरे काम का नहीं है। फिर 1687 में जो देखो सबसे पहले सूरत हेडक्वार्टर बना, लेकिन 1687 में याद रखेंगे ये चीज़, 1687 में बॉम्बे बना हेडक्वार्टर सूरत का, ठीक है, बॉम्बे बना। वेस्टर्न साइड का जो हेडक्वार्टर था वो कौन बना, बॉम्बे बना, पहले सूरत था गुजरात में, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं अब कैसे कैसे इनका धीरे धीरे जो है झगड़ा चलता है मुग़ल से और लोकल पावर से, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट विथ मुग़ल एंड लोकल पावर्स। 1682 में जो विलियम हेज था ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, ऑब्टेन फरमान फ्रॉम औरंगज़ेब। अब ये इसने देखो औरंगज़ेब टाइम पे था ये 1682 में, ये आकर औरंगज़ेब के कदमों में ऐसे नाक रगड़ता है और बोलता है कि हमें जो है आप फरमान दे दीजिए, ठीक है, औरंगज़ेब के सामने। फिर उसके बाद उसको फरमान मिल भी जाता है। फोर्टिफिकेशन लेड टू ज़मींदार रेजिस्टेंस। अब ये जो मैंने बोला ना कि ये इनको फरमान मिला था अपना जो है फैक्ट्री बनाने के लिए, लेकिन ये क्या करते हैं, फोर्ट बनाना चालू कर देते हैं। अब जो वहाँ के पास के ज़मींदार हैं ना वो लोग गुस्सा करने लगते हैं। फिर इन्होंने दिमाग लगाया, इनको पता था कि इन ज़मींदारों को पैसे की लालच है, तो ये पैसे दे के उनसे ज़मीन खरीद लेते थे। अब आपको समझ में आया कैसे ये बसना चालू कर दिए, इनको ज़मींदार ने ज़मीन देना चालू कर दिया पैसों की लालच में। 1686 से 89 में मुग़ल और ईस्ट इंडिया कंपनी की बैटल होती है, जिसमें मुग़ल इनके फैक्ट्रीज़ और फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस टाइम पे, ठीक है, बहुत नुकसान होता है। फिर 1689 में मुग़ल नेवी अटैक बॉम्बे, ठीक है, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी सरेंडर कर देती है इनके सामने, मुग़ल्स के सामने। फिर 1619 में ईस्ट इंडिया कंपनी वापस से 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे ले लेती है आफ्टर पेइंग फाइन, वो दे देती है उनको कि भैया हमने इतना नुकसान किया, हमने आपसे लड़ाई की, एक काम करिए। मतलब इनको ना बड़ा वो आंटीज़ होती है ना, झगड़ा भी कर लेती हैं और आपकी मम्मी को आके मना भी लेती हैं, उस टाइप की थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, बड़ी चालाक थी। मतलब जहाँ पे इनका फ़ायदा रहता था वहाँ इनको झुकना बहुत अच्छे से आता था, ठीक है। फिर उसके बाद जॉर्ज कार्नॉग जो थे वो उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की थी सूतानुटी में। अब वो जो आज का कलकत्ता है ना, पहले वो काली घाट कहा जाता था, ठीक है, उधर ही से पड़ा नाम उसका कलकत्ता। फिर इन्होंने वहाँ पर फैक्ट्री सेटअप की।
ठीक 1691 में बंगाल को परमिशन, ये वाला पॉइंट हमने पिछले फर्स्ट लिया सेकेंड वाले लेक्चर में हमने देखा था कि बंगाल में ट्रेड करने के लिए इनको बोल दिया फर्रुखसियार ने कि भैया ऐसा है कि तुम जो है 3,000 रुपया हमको दे दीजिएगा सालाना, और उसके वहाँ के नवाब ने बोला कि तुम 3,000 हमको दे दीजिएगा सालाना, उसके बाद आप आराम से ट्रेड करिए पूरा बिंदास फ्रीली होकर। इनको परमिशन भी दे दिया गया था वो परमिट वगैरह निकालने के लिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता एंड कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। अब देखिए ये धीरे धीरे ना हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में घुसने लगते हैं जब, इसीलिए जो अगर आपने देखा होगा कि मौर्यन एम्पायर में कौटिल्य बहुत ही ज़्यादा विरोध करते थे किसी बाहरी ताकत का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना हमारे देश के, ठीक है। उनका यही कहना था उनके शास्त्रों में कि जब बाहरी देशों को हम अपने साथ मिला लेंगे पॉलिटिक्स में ना, तो वो हमारे तो है नहीं, वो हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र करेंगे। और कुछ उसी तरह से यहाँ पर होता है। कई बार हिस्ट्री से भी हम नहीं सीखते हैं, क्योंकि मुग़ल आए थे कौटिल्य को पढ़ने थोड़ी आए थे, वो आए थे हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके हमारे यहाँ पे हत्या कर हमारी एरियाज़ को लूटपाट करने और यहाँ पर जो है राज करने आए थे। अब धीरे धीरे कॉलोनी का जन्म होगा। हाँ, इसके बाद 1696 में जो है सुतानुती फोर्टिफाइड, अब जो यहाँ पे सुतानुती में जो फैक्ट्री बनी थी वहाँ पे अब बन गया फोर्ट। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारी जो है परचेज कर लिया। क्या क्या ज़मींदारों से? सुतानती, गोविंदपुर, कलकत्ता, वो जो आज का कलकत्ता है, मैंने बताया ना पहले कि ये ज़मींदारे बड़े लालची थे, उनसे ज़मीनें खरीद ली इन लोगों ने, ठीक है। 1700 से 1701 में फोर्ट विलियम बिल्ट नेम्ड आफ्टर किंग विलियम III। अब वहाँ पर ना एक किला बना दिया जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है फोर्ट विलियम। किसके नाम पर? किंग विलियम III के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है फोर्ट विलियम। 1693 के बाद देखते हैं हम क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ना एंगेज कर देती है ब्राइबिंग, मतलब ये जो पार्लियामेंट था ना जो वहाँ का इंग्लैंड का, वहाँ पे जाके ना पैसे से वो सीट्स भी खरीद लेते थे। सीट समझते हैं ना, मतलब पॉलिटिशियंस, मतलब पार्लियामेंट में सीट ले लेते थे, तो इसीलिए ना उनको बड़ी थू की जाती थी। उनको कहा जाता था कि जो है ये पैसे से खरीद कर सीट पाए हैं, ऐसे उनकी बड़ी बदनामी हुई थी। अब ये यहाँ पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हो गया। अब हम लास्ट आज के लिए देखेंगे दानिश प्रेजेंट इन इंडिया। ये लोग भी आए थे, ठीक है, दानिश पीपल, डेन्स जो है वो लोग भी आए थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए, उनका बहुत अच्छा व्यापार हो नहीं पाया, तो वो अपना जो भी ज़मीन वगैरह खरीदी, जो फैक्ट्री थी, जो भी चीज़ें थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देके यहाँ से चले जाते हैं। 1620 में डेन्स एस्टेब्लिश सेटलमेंट आते हैं यहाँ पर, और उन्होंने मेन बेस बना लिया था अपना सेरमपुर बंगाल में। उसके बाद बहुत वीक हो गए, ये बहुत अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाए। फिर इन्होंने 1845 में दे दिया किसको? ब्रिटिशर्स को, कि अब यह आप रखिए, हमारे बस की नहीं है।